सब पता चल जाएगा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। संजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने नरेंद्र खड़ा था और वो भी जिंदा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस बात का पता कैसे चला कि नरेंद्र जिंदा है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने बताया कि जब वो छानबीन करने के लिए रेस्टोरेंट गए थे, तब एक आदमी उनसे टकराया था। वो सुंदर ही था। उसके हाथ में एक कीमती ब्रेसलेट था। ये वही ब्रेसलेट था जो उस दिन उन्होंने नरेंद्र के घर उसकी तस्वीर में देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं थे। लेकिन उसके अगले दिन जब वो चाय पीने के लिए दुकान पर गए, तब ये सुंदर चुपके से उन पर नजर रख रहा था। उनका शक तब यकीन में बदल गया। इसीलिए उन्होंने कीमती सामान नरेंद्र के घर होने की बात की, ताकि ये वहां जाए और वो उसे पकड़ ले। और हुआ भी वैसा ही। ये वहां आया और पकड़ा गया। वाह सर, क्या बात है। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई। नरेंद्र की डेथ हो गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, हम खुद इस केस को हैंडल कर रहे थे, तो नरेंद्र जिंदा कैसे है? और अगर नरेंद्र जिंदा है तो वो लाश किसकी थी सर? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है कामिनी। जब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर संजय के घर गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में नरेंद्र की बॉडी में शराब पाई गई है, और संजय ने मुझे बताया था कि नरेंद्र शराब नहीं पीता था। कल इन दोनों को पकड़ने के बाद जब मैंने इस ब्रेसलेट के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि यह ब्रेसलेट नरेंद्र का नहीं बल्कि वीरेंद्र का है। ये वीरेंद्र कौन है सर? नरेंद्र और वीरेंद्र सगे भाई हैं। नरेंद्र और वीरेंद्र वीर प्रताप के बेटे हैं। वीर प्रताप ने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद बराबर बांट कर दी थी और दोनों को एक जैसा ब्रेसलेट भी दिया था। लेकिन जो डायमंड बहुत ज्यादा कीमती था, वो वाला ब्रेसलेट नरेंद्र को दिया था, क्योंकि वीरेंद्र को शराब पीने की आदत थी और इस बात से उसके पिता नाराज थे। अपने पिता की मौत के बाद वीरेंद्र हमेशा नरेंद्र को डायमंड को लेकर धमकाता। उस रात जब नरेंद्र ने संजय को कॉल किया, तब नरेंद्र डायमंड की जिम्मेदारी संजय को देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वीरेंद्र इन दो गुंडों के साथ नरेंद्र के घर गया। नरेंद्र और वीरेंद्र के बीच वहां हाथापाई हुई। बिल्लू ने नरेंद्र के सिर पर वार करना चाहा, लेकिन गलती से वीरेंद्र को चोट आई। सर से ज्यादा खून बहने के कारण वीरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र को किडनैप करके रखा। जब वीरेंद्र की मौत हो गई, तो बिल्लू ने उसके हाथ से ब्रेसलेट चुरा लिया और यहीं उसने गलती कर दी। वाह सर, क्या बात है। आपने तो घास में सुई ढूंढने के बराबर अपने खूनी को पकड़ा है। आपका जवाब नहीं सर, कमाल कर दिया। अपना तो बस ऐसा ही है। नेहा मैडम ने ही कपड़े लिए थे, और हाँ, उनके साथ वहाँ एक लड़का भी था। नेहा मैडम उसके साथ कहीं जाने वाली थी। अच्छा, दिखने में कैसा था वो लड़का? दिखने में तो एकदम हीरो जैसा था साहब, पर चेहरा ठीक से याद नहीं है। अरे वो देखो, तुम्हारा 10 का नोट गिरा है। लड़के का हुलिया याद आए तो बताना, ठीक है? जी साहब। कामिनी, मेरे लेफ्ट साइड वहां पार्क के कोने पर एक प्रेस वाला है, देखो तो। वो इधर ही देख रहा है क्या? जी सर, पर हुआ क्या? सर, नेहा के नेल से मिला स्किन के टुकड़े का डीएनए और बीड़ी पर मिले डीएनए से मैच हो गया है। मतलब कातिल मिल गया। ओह भैया राजू बेटा, बस बहुत कपड़े प्रेस कर लिए, जो बचे हैं ना उन्हें जेल में प्रेस करना। चलो। रुक जाओ विनायक, अगर तुमने राजू को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरी में गोली चलानी पड़ेगी। मुझे मत रोको इंस्पेक्टर। मुझे पता चल चुका है कि इस दरिंदे ने ही मेरी बेटी को मारा है। इसे इसकी पाप की सजा मैं देख कर रहूंगा। देखिए विनायक जी, आप पर क्या बीत रही है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ,
लेकिन प्लीज कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। नेहा को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन आपकी पत्नी और आपकी एक बेटी भी तो आपके साथ है ना। अगर आप जेल चले गए तो इनका क्या होगा? बात को समझिए, फेंक दीजिए चाकू। इसे कानून सजा देगा, मैं दिलवाऊंगा। बोल, क्यों मारा नेहा को? सर, करीबन 2 बजे मैं नेहा जी को कपड़े देने के लिए उनके घर गया था। मैंने उन्हें कॉलेज से वापस आते हुए देख लिया था। मैं जब उनके घर में पहुंचा तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा नेहा जी कपड़े बदल रही थी और उन्हें बिना कपड़ों के देखकर मेरी वासना जाग गई। चाह कर भी मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और अंदर कमरे में पहुंच गया। मुझे वहां देखकर वो चौंक गई। उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके सामने प्यार करने की शर्त रख दी। ये सुनते ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से मैं गुस्से से भर गया साहब, और उसी गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। उसके मरते ही मैं डर गया और कपड़े रैक में रखकर बॉडी बॉक्स में डाल दी और बाहर से ताला लगाकर भाग गया साहब, जिससे ऐसा लगे कि वहां कोई आया ही नहीं था। लेकिन साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बेटा, तू मारना नहीं चाहता था, लेकिन तूने मार तो दिया, इसीलिए अब होगी फांसी। क्या? फांसी। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तुम? तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर, मुझे बचा लीजिए। जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा, पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा, तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने। तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे?
और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना।